हेलो गाइस, दिस साइड कविता मंगला। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो सीरीज़ में बताया था कि मैं आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में समझाऊंगी, तो आज उसी वीडियो सीरीज़ के दूसरे वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थात यदि हम किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस में दो व्यक्ति होने बहुत आवश्यक हैं। यदि एक व्यक्ति कोशिश करता है किसी भी तरह कम्युनिकेट करने की या अपनी बात को किसी तक पहुंचाने की, अगर उससे कोई सुनने वाला व्यक्ति है ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। जैसे कि यदि मैं अब अपना उदाहरण लूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, आप मेरे सामने नहीं है लेकिन वीडियो को देख के सुन रहे हैं, उसको हम कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। लेकिन यदि इसी वीडियो को ऐसे ही चला दिया जाए, उसको कोई देखने वाला ना हो, तो वो कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन में मैसेज का होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जब हम किसी के साथ करते हैं तो उसमें एक मैसेज, कोई थॉट, कोई व्यू ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कुछ आप डिलीवर कर रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं। और अगर आप कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह की कोई आवाज़ निकाल रहे हैं खुद से बैठ के या किसी के साथ बैठ के, तो वो कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी को समझ नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे बैठे बैठे आवाज़ निकालते रहते हैं, तो हम उसको कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर छोटा बच्चा इधर उधर घूमते हुए किसी भी तरह की आवाज़ें निकाल रहा है तो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वही छोटा बच्चा उन आवाज़ों को माँ को देखकर किसी चीज़ की डिमांड करने के लिए निकाल रहा है और माँ अगर उसको समझ के उस डिमांड को पूरा कर देती है तो उसे हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। कम्युनिकेशन का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन में फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बिना फीडबैक के उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है। जब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है बच्चों को, तो बच्चे कहीं ना कहीं टीचर को फीडबैक देते हैं। किस तरह से देते हैं? बोलकर नहीं देते हैं। अगर वो बोलकर फीडबैक देंगे और टीचर भी बोल रही है तो दोनों की बात कहीं ना कहीं क्लैश हो जाएगी। तो टीचर जब बोल रही है तो बच्चे उसको साइलेंटली फीडबैक देते हैं, या तो वो आंखों के द्वारा देते हैं, या वो गर्दन हिलाकर देते हैं, या फिर वो जेस्चर्स के द्वारा देते हैं, मुंह के द्वारा देते हैं, खड़े होके देते हैं, बॉडी मूवमेंट के द्वारा देते हैं, जिससे टीचर को पता लगता है कि बच्चे उसकी बात को सुन रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं या नहीं। इस तरह से कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड में जब किया जाता है तो बिना फीडबैक के वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। कम्युनिकेशन का अगला कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन लिखित, मौखिक या जेस्चरल, कैसा भी हो सकता है। अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं लिखित रूप में भी कर सकती हूँ, लिख के भी मैं उसको अपनी बात बता सकती हूँ। अगर सामने वाला हो सकता है लिखना पढ़ना ना जानता हो तो मैं बोलकर भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ, बोल के उसको अपनी बात को समझा सकती हूँ। तीसरा तरीका होता है जेस्चर्स के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं जानता है लिखना पढ़ना या वो बोलना नहीं जानता है तभी मैं जेस्चर्स का यूज़ करूँ। नॉर्मली भी मैं जेस्चर्स का यूज़ कर सकती हूँ किसी भी बात को समझाने के लिए। कई बार हम साइड में खड़े होकर इस तरह से भी करते हैं, पूछने के लिए ज़रूरी नहीं हम हर समय पूछेंगे क्या हुआ, हम कहेंगे। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। सामने वाला समझ जाता है कि पूछा जा रहा है क्या बात है, क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन को किसी भी तरह कर सकते हैं, या तो लिखित रूप में, मौखिक रूप में, या फिर जेस्चर्स के द्वारा। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। यह एक दोहरी प्रक्रिया है। दोहरी प्रक्रिया कैसे है? कम्युनिकेशन में जितना ज़रूरी होता है मैसेज का होना, जैसे कि मैंने आपको पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया है कि इसमें मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है, तो जितना ज़रूरी होता है इसमें मैसेज का होना, डिलीवर होना, उतना ही ज़रूरी होता है वहाँ से उस मैसेज को समझना। जो मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं वी हैव टू इंश्योर, हमें पक्का पता होना चाहिए कि वो मैसेज आगे जाके उस व्यक्ति द्वारा समझा जाएगा, उसके द्वारा समझने में उसे आसानी होगी। इस तरह से इसे टू वे प्रोसेस कहा जाता है। वन वे इज़ to send the message and second another way is to understand the message। और इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है
कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन फॉर्मल या इनफॉर्मल कैसा भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होगा? अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें एक हायरार्की फॉलो करनी होती है। हायरार्की मीन्स कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है, कोई भी बात मुझे करनी है तो पहले मैं अपने सीनियर से बात करूँगी, ना कि उससे ऊपर वाले सीनियर से। तो इसी तरह से अलग अलग सीनियर से अलग अलग लोग बात कर सकते हैं, सब बात नहीं कर सकते, ये एक हायरार्की होती है। तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जब एक ही कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपस में काम करते करते बहुत बार दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपस में पर्सनल बातें भी डिस्कस करते हैं, घर की बातें भी डिस्कस करते हैं, तो वो जब आपस में बात करते हैं तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। वो ऑफिस की बातें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो मेल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन में जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये आपकी अपनी जनरल डेली लाइफ की बातें जब डिस्कस करते हैं एक ही लेवल के लोग, तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का अगला कैरेक्टरिस्टिक है, कम्युनिकेशन का मेन पर्पस रिस्पॉन्स को मोटिवेट करना होता है। किस तरह से? जब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, कोई मैसेज मैं कहीं पर दे रही हूँ, तो मेरा मैसेज इस तरह का होना चाहिए, मेरी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि सामने से रिस्पॉन्स आए ही आए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब मैं मैसेज को डिलीवर करना चाहती हूँ तो मेरा मैसेज बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ होना चाहिए। जब मैं कोई मैसेज लिख रही हूँ तो उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी भेजने की टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि मैं किस तरह से भेज रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता है और मैं उसको लिख के कम्युनिकेट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उससे उधर से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे क्या कोशिश करनी है कि मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाला उसको अच्छे से समझ के उसको रिस्पॉन्स करे ही करे। जैसे कि अगर मैं कहीं पर कुछ भी अच्छा देखती हूँ लिखा हुआ, कहीं कुछ अच्छा पढ़ती हूँ, किसी से कुछ अच्छा सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा अगर वो लगता है तो मेरा खुद ही मन करता है कि मैं उसके अंदर किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊँ, तो वही मेरा फीडबैक होगा। तो इसीलिए मैसेज इतना अच्छा ड्राफ्ट होना चाहिए, उसकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए कि हमें सामने से रिस्पॉन्स मिले ही मिले। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और साइड टू साइड कैसे भी हो सकता है। अभी मैंने आपको पिछले कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया था फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि ऊपर से नीचे से ऊपर चलता है। मतलब कि आपका जब ऊपर से नीचे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की बात करते हैं कि कोई सीनियर लेवल का पर्सन अगर अपने सबॉर्डिनेट से किसी तरह का कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो ऊपर से नीचे होगा, और जब सबॉर्डिनेट किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अपने सुपीरियर के साथ करता है तो वो कम्युनिकेशन आपका नीचे से ऊपर की तरफ माना जाता है। इसी तरह से अगर सारे सबॉर्डिनेट्स आपस में बात करते हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो साइड टू साइड कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसमें वो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। स्कोप का क्या अर्थ होता है? स्कोप का अर्थ होता है क्षेत्र, अर्थात कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी के किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। कम्युनिकेशन हमारी पर्सनल लाइफ में जगह जगह पाया जाता है। चाहे मनुष्य उठता है, बैठता है, मोबाइल से कुछ करता है, टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में जगह जगह कम्युनिकेशन पाया जाता है। आगे बारी आती है कम्युनिकेशन इन सोशल लाइफ, अर्थात मनुष्य का समाज में हर एक रूप में कम्युनिकेशन से सामना होता है। जब मनुष्य समाज में रहता है, चाहे वो रिश्तेदारों से बात करने की बात हो, कहीं पर आने जाने की बात हो, या फिर किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने की बात हो, या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों से बात करने की बात हो, मनुष्य का सामाजिक रूप में हर जगह पे कम्युनिकेशन पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन इन स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन वहाँ भी विद्यमान होता है। किस तरह से?
सरकार जब अपनी जनता के लिए कोई नियम कानून या कुछ भी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी बनाती है तो उसमें कम्युनिकेशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, गवर्नमेंट किसी पॉलिसी में संशोधन कर रही है या कुछ भी अपनी तरफ से जनता को बताना चाहती है तो उसमें कम्युनिकेशन पाया जाता है। चाहे फिर वो न्यूज़पेपर के थ्रू जनता से कम्युनिकेट करे, रेडियो के थ्रू करे, टेलीविज़न के थ्रू करे, मोबाइल के थ्रू करे या फिर मास कम्युनिकेशन भाषण के थ्रू करे, किसी भी तरह से स्टेट अफेयर्स में कम्युनिकेशन विद्यमान रहता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इन बिजनेस। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करने की आवश्यकता पड़ती है। बिजनेस प्रमोशन के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अपने एम्प्लॉयज़ को कंडक्ट करने के लिए, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऊपर से नीचे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। बिजनेस में मैनेजमेंट से लेकर प्लानिंग तक हर तरीके से हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट में हर जगह कम्युनिकेशन पाया जाता है। फिर वह मैनेजमेंट चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो या फिर कहीं और का, मैनेजमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल अफेयर। इंटरनेशनल अफेयर्स में कम्युनिकेशन पाया जाता है। जब गवर्नमेंट को हमारी अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी बातचीत करनी होती है, वो फिर चाहे इंटरनेशनली किसी भी देश के साथ करनी हो, उसके लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। गवर्नमेंट को जब कोई पॉलिसीज़ बनानी होती है या किसी भी तरह का कोई डिस्कशन या डिसीजन लेना होता है तो उसको कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इंटरनेशनल अफेयर्स में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इन रिलीजन। धर्म के नाम पर अगर हम बात करें तो उसमें भी कम्युनिकेशन जगह जगह पर पाया जाता है। फिर वो चाहे कोई भी धर्म हो। धर्म के रूप में कैसे कम्युनिकेशन पाया जाता है? अगर हम मंदिर में जाते हैं और किसी भी तरह की धार्मिक कोई बात करते हैं, किसी ग्रंथ को हमें पढ़ना होता है, किसी को हमें धार्मिक जानकारी देनी होती है या किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, उसमें कम्युनिकेशन जगह जगह पर पाया जाता है। जब भी आप एग्ज़ाम में किसी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जिसमें 8, 10, 12 या 14 पॉइंट लिखने की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, उन पॉइंट्स को तो आप डिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर दें और सबसे लास्ट में उस क्वेश्चन को कंक्लूड ज़रूर करें और बीच में आपके सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ऐसा करने से एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आज की वीडियो में हमने बात की कम्युनिकेशन के स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।